दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर एजुकेशन सेकंड पेपर पर। दोस्त हम लगातार आपके साथ प्रथम सेमेस्टर के दौरान जितने भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं, सभी सब्जेक्ट पर एक एक दिन आपसे चर्चा किया जा रहा है। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पता है न्यूज के साथ साथ आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। अच्छा, एक लगातार आप मांग कर रहे थे कि पर डे आप 2 क्लासें हमें प्रोवाइड कीजिए। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आज से उम्मीद की जा रही है, कोशिश हमारी भी आपके लिए है कि लगातार आपके साथ 2 लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। थोड़ा सा समय अभाव रहता है, हम आपके एक निर्धारित समय तो नहीं बता सकते कि इतने बजे पर डे आपकी क्लासें होंगी, लेकिन मैं दावा आपसे जरूर करता हूं कि पर डे एक क्लास सुबह एक क्लास शाम आपके लिए दी जाएगी। जितना जल्दी से जल्दी आपका कोर्स समाप्त हो उतना मेरे लिए बेहतर है। हमने आपसे कहा भी है कि मैं आने वाले समय में 4 महीने में आपके प्रथम सेमेस्टर के जितने भी जो है सिलेबस बन रहे हैं, सभी सिलेबस पर हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा कि अगला जो 2 महीना आपका बीतेगा, आपकी परीक्षा के दृष्टि से कितने कंटेंट महत्वपूर्ण हैं सभी सब्जेक्ट के लिए वह प्रोवाइड किया जाएगा। कहां पर? बिल्कुल प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अच्छा, उसमें क्या और किया जाएगा, हमने आपसे यह कहा भी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर बन रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर पेपर को और कुछ आपके लिए मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा कि भैया मॉडल पेपर के बारे में आप सभी को पता है कि मॉडल पेपर क्या होता है। मॉडल पेपर में आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं प्रथम सेमेस्टर के जो पेपर हुए उसको छोड़कर, ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं लगभग 8 से 10 मॉडल पेपर में सभी को समाप्त किया जाएगा। मैं उम्मीद यह जरूर करूंगा आपसे कि अगर आप उस मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर पढ़कर चले जाते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर 50 नंबर का आपका एजुकेशन सेकंड पेपर हो रहा है तो आप उसमें से अगर 45 नंबर न लेके आइएगा तो कहिएगा, ठीक है। अब पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि आप एक सतही तरीके से पढ़ लीजिए वही पढ़ाई हो गई, नहीं, आपको थोड़ा सा डीप जाना होगा। जितनी चीजें यहां से पढ़ाई जाए सिर्फ आप उतना पढ़ लीजिए, मेरा दावा है कि आप 45 नंबर लेके जरूर आएंगे, ठीक है। बहरहाल हमने यहां लिखा है सभी सब्जेक्ट की हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 299 रुपए में। बिल्कुल हमने आपसे कहा है कि अगर आपको चाहे एजुकेशन फर्स्ट पेपर हो चाहे एजुकेशन सेकंड हो, हिंदी, संस्कृत, अच्छा कुछ सब्जेक्ट अभी आपके ऐसे हैं जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया और आपकी संस्कृत हो गई, इसके लेक्चर आपके बीच में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप उसका फिक्र छोड़ दीजिए। मैंने आपसे कहा है कि पर डे आपके लिए 2 क्लासें दी जा रही हैं। जैसे ही अभी मैंने आपके समक्ष हिंदी का लेक्चर प्रोवाइड किया, एजुकेशन फर्स्ट पेपर, एजुकेशन सेकंड पेपर और मैथमेटिक्स, यह 4 सब्जेक्ट की श्रृंखला आपके बीच में चल रही है। जैसे ही यह थोड़ा सा हम बीच में इसे लेकर पहुंचेंगे, तत्काल थोड़ा सा कुछ दिन के लिए इन सारे सब्जेक्ट को हम रोककर उस जो आपके छूट रहे हैं उसको हम आपके बीच में लेके आएंगे। आपको कतई कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो हम आपके साथ यह दावा करते हैं कि आने वाले 4 महीने में आपके जितने भी लेक्चर बन पाएंगे सभी को यहाँ जो है बताते हुए आपकी अगली तैयारी को बेहतरीन किया जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप सभी सब्जेक्ट की हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी आप उस जो है सब्जेक्ट को प्राप्त करें, क्योंकि भैया हम जानते हैं कि आप सोच रहे हैं कि आगे चलकर हम लेक्चर जो है नोट्स खरीद लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप अभी से लेकर उसे पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आप चाहे विद्यालय जाएं या ना जाए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वह आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लेना है तो आप विलंब ना करें, बिल्कुल आप चले जाइए लिंक पर, वहां से आप पेमेंट करिए, आप तत्काल सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छाएं हैं, आप अगर चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, इधर से कोई रोक नहीं है। तो बहरहाल चलिए हम ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। आज का लेक्चर आपके बीच में जाएगा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। हमने आपके बीच में संप्रेषण मींस कम्युनिकेशन मींस 2 चैप्टर पर ऑलरेडी आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर आपके बीच में प्रारंभ होने जा रहा है, शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। शिक्षण के
सिद्धांत में जैसे शिक्षण के तमाम तरह के सिद्धांत होते हैं, इन सारी चीजों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस पर चैप्टर नंबर 3 पर 2 से 3 लेक्चर आपके बीच में जाएंगे। हम बिल्कुल शॉर्ट नोट आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा में 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक क्वेश्चन 2 नंबर, ठीक है, हाईएस्ट आपका 2 नंबर होता है, तो बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप उतना ही पढ़ें जितना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। हमने आपसे कहा है, आप लगातार शिकायत करते हैं कि आपकी प्राइस ज्यादा है। मैं जानता हूं कि प्राइस ज्यादा है, लेकिन हम इतना आपसे दावा करते हैं कि आप किसी और नोट्स से कंपैरिजन करिएगा, अगर आपको बेहतर लगे तभी आप लीजिए, ठीक है। हमने आपसे यह भी कहा है, अगर आप उसके लिए जो है नहीं इच्छुक है लेने के लिए, तो हम उसी पीडीएफ से सेम आपको पढ़ा भी रहे हैं। आप नोट्स खुद बना लीजिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। तो आपकी इच्छाएं हैं, आप जैसा चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सीधे तौर पर ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपसे बात किया था खेल विधि के दोष तक, ठीक है। यानी खेल विधि के दोष क्या क्या हो सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर हमने आपसे चर्चा किया था। आज का लेक्चर उसके जस्ट आगे से स्टार्ट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं समूह चर्चा वाद विवाद वार्तालाप, यानी आप देख पा रहे हैं आज का हमारा चर्चा का विषय है समूह चर्चा वाद विवाद वार्तालाप, ग्रुप डिस्कशन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है कि इस विधि में छात्र समूह में बैठकर आपस में आमने सामने किसी एक निश्चित विषय वस्तु पर विचार विमर्श किया जाता है तथा छात्र उसमें से प्रश्न भी पूछते थे और शिक्षकगण उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास भी करते हैं। अच्छा, और अगर दूसरे शब्दों में आप कहना चाहें तो आप सीधे कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर समूह में विश्लेषण किया जाता है। यह विधि उच्च स्तर पर गोष्ठी सम्मेलन विचार समिति द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यानी अब इसे आप ग्रुप डिस्कशन, अभी अगर आप उसके ऊपर वाले हिंदी वाले शब्द से नहीं समझ पा रहे थे तो बिल्कुल हमें लगता है कि ग्रुप डिस्कशन, ये इंग्लिश वाला वर्ड आपको सटीक मीनिंग तक पहुंचा रहा है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है कि आप जैसे आप अपने कक्षा में बैठते हैं, एक ग्रुप बना रहता है, उस ग्रुप में एक निश्चित विषय वस्तु होती है जिस पर चर्चा किया जाता है, ठीक है। यानी आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अगर आपको वहां कोई समस्या होती है तो जो आपके शिक्षक गण होते हैं वो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यह आपका ग्रुप डिस्कशन मींस समूह वार्तालाप विधि होती है, ठीक है। अगला आपके समक्ष आ रहा है वार्तालाप शिक्षण की विधि का अर्थ क्या होता है। जैसे अभी तक तो आपने वार्तालाप के बारे में समझा, लेकिन वार्तालाप शिक्षण विधि का अर्थ क्या हो सकता है। इस विधि में 8 से 10 सदस्य होते हैं। क्या, जरा सा हमें एक चीज का आप बताएं, उत्तर दें, क्या अकेले आप इस वार्तालाप शिक्षण विधि को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे हम वर्तमान समय में वीडियो हम अकेले बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी बात आपके समक्ष रख रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसे वॉच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम अकेले रहकर अपने आप में बात करें, यह गुमनामी होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अकेले यह वार्तालाप आप नहीं कर सकते। इसमें आपसे कहा जा रहा है इस विधि में 8 से 10 सदस्य होते हैं। निश्चित पाठ्य वस्तु, निश्चित पाठ्य बिंदु या समस्या उसे हम कह सकते हैं, उस पर एक एक करके आपस में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तथा आपस में प्रश्न पूछकर समस्या का समाधान करते हैं। ये आपका ग्रुप डिस्कशन यानी वार्तालाप शिक्षण विधि का अर्थ होता है, ठीक है। अगला आप देख पा रहे हैं वार्तालाप शिक्षण विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ डिस्कशन मेथड, ठीक है। इसमें आपसे पहला कहा जा रहा है कि सभी आयु वर्ग तथा मानसिक स्तर पर, देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सारी चीजें भले ही आपको बताई जा रही हैं, लेकिन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी हम आपको खुद ब खुद बताते हुए चलेंगे, लेकिन अगर आपके सिलेबस में रखा गया है तो आपको जानना बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। यही चीज़ें हम आपसे कहते हैं, हमारे नोट्स की यही सबसे बड़ी खासियत है कि जो चीज़ें आप जो है नज़रअंदाज करते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ से बताई जाती हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना आपसे ज़रूर कहूँगा, इंपॉर्टेंट भले ही नहीं है, आपकी परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, चूँकि वो परीक्षा होती है, परीक्षा में कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं यह आप खुद स्वयं समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, एक भी टॉपिक आपकी छूटने नहीं पाएगी, यह हमने पहले भी कहा था और आज भी वही कह रहे हैं, ठीक है।
इसमें पहला कहा जा रहा है कि सभी आयु वर्ग तथा मानसिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि छात्रों में इससे ईर्ष्या व स्पर्धा की भावना जागृत होती है। अच्छा क्यों? ठीक है, वार्तालाप विधि की जो सीमाएं होती हैं, आप जरा सा विचार करें, छात्रों में इससे ईर्ष्या व स्पर्धा की भावना जागृत होती है। बिल्कुल, अगर देखा जाए जो छात्र होते हैं उनसे आप लगातार बातें कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें आप खेलने कूदने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर ईर्ष्या जो तीक्ष्णपन ये तो आएगा ही। ठीक है, अगला आपसे कहा जा रहा है कि अनावश्यक आलोचना प्रत्यालोचना से इसकी वास्तविक उद्देश्य नष्ट नहीं होता। बिल्कुल ये चीज़ें सत्य है, सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। अगला आप लोगों के बीच में आ रहा है, देखिए आपसे कहा जा रहा है वार्तालाप को सफल बनाने के लिए सुझाव, यानी जैसे आप वार्तालाप किसी से कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप सजेशन इसे कह सकते हैं। वार्तालाप अगर आप कर रहे हैं तो इसे हम किस प्रकार से सफल बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें लक्ष्य स्पष्ट रूप से रखा जाए। अच्छा, एक चीज़ का हमें आप फिर उत्तर देंगे कि अगर कहीं आप वार्तालाप कर रहे हैं, किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, अगर भैया आपका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है तो आप किस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे? डिस्कशन आपका नहीं हो पाएगा। इसे साफ तौर पर अगर कहीं भी आप वार्तालाप कर रहे हैं तो इसमें आपका सबसे प्रथम प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, आपका जो लक्ष्य है वह स्पष्ट होना चाहिए कि हमें साफ तौर पर सीधे वहीं पहुंचना है। जैसे आपका एक लक्ष्य है, हमें भविष्य में शिक्षक बनना है, लेकिन उससे पहले आपका एक लक्ष्य रखा गया है कि हमें पहले डीएलएड प्रथम सेमेस्टर को क्वालिफाई करना है। ये सारे लक्ष्य आपके हैं, आपके भगवान करें कि आपका लक्ष्य बहुत जल्द से पूरा हो। ठीक है, अगला आपसे कहा जा रहा है, देखिए शिक्षक प्रश्नों द्वारा छात्रों को प्रेरित करें। बिल्कुल, अगर देखा जाए आज के समय में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कभी विद्यालय ही नहीं जाते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूँगा कि वार्तालाप को सफल बनाने के लिए शिक्षक को प्रश्नों द्वारा छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, अगला आपसे कहा जा रहा है कि शिक्षक का ज्ञान गहरा हो तथा वह सक्रिय नियंत्रण कर सके। जरा सा विचार करें, एक सतही तरीके से अगर आपको पढ़ाया जाए, हमने आपसे कहा अगर हम इसी चीज़ को पढ़ाएं, आप सीधे तौर पर ऐसे पढ़ते चले जाएं कि शिक्षक का ज्ञान गहरा हो तथा वह सक्रिय नियंत्रण करे। अगला आपसे कहा जा रहा है कि विषय को इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि सभी प्रकार के बालक इसमें भाग लें। ऐसे हम एक सतही तरीके से अगर आपको पढ़ाते चले जाएं तो क्या हमारे पढ़ाने का कोई मकसद होगा? नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा और हमें समझाने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से सारी चीज़ों को डिटेल से आपको बताई जाती हैं। शिक्षक का ज्ञान गहरा हो, बिल्कुल आप कहीं भी अगर शिक्षण कार्य कर रहे हैं या शिक्षण कार्य किसी से करवा रहे हैं या आपको शिक्षा कोई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वह उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है, कहीं ना कहीं वो भी मायने रखती है। ठीक है, आज के समय में देखा जाए जो आपके प्राइवेट विद्यालय हैं, आप देख पा रहे हैं फिलहाल के लिए उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप जिस भी शिक्षक के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पढ़ने पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो कि वह उसे कुछ नहीं पता और आपको वहाँ आकर पर डे 1-2 घंटे आपका बर्बाद कर रहा है। ठीक है, और उसमें नियंत्रण करने की, कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसमें नियंत्रण करने की क्षमता होनी चाहिए कि हम एक बच्चे को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, पता लगा हम उसे लाठी से मारने लगे, डंडे से मारने लगे तो ऐसे तो नियंत्रण हो, हाँ डर से नियंत्रण हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसे अगर देखा जाए हमेशा के लिए नियंत्रण करना चाहें तो कभी भी आप डंडे से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे आपसे कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं अगला कि आवश्यकता अनुसार व समय अनुसार श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग भी करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अगर देखा जाए आज के समय में अगर एक छोटा सा बालक है उसे कोई चीज़ आप दिखा रहे हैं, ठीक है, हाँ श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई में वह बेहतर रिजल्ट जरूर देता है। ठीक है, अगला आपके समक्ष आ रहा है प्रयोगशाला पद्धति। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड क्या होता है? लेबोरेटरी मेथड का मतलब होता है कि कभी भी आप जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लैब में गए होंगे तो वहाँ आपने इस लेबोरेटरी या प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग किया है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान शिक्षण में किया जाता है। शिक्षण में जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो छात्र को खुद उपकरण कुछ निर्देश के साथ दिए जाते हैं। जैसे पता लगा आपको कहीं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में जाना है, भैया आपको डालना है कुछ केमिकल और आपने डाल दिया कुछ केमिकल तो वहाँ तो आपका ब्लास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको वहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बेटा आपको इस तरह से करना है, ये केमिकल इसमें डालना है, ऐसे करना है, आपको सारी चीज़ें वहाँ बताई जाती हैं। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग। प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग विज्ञान शिक्षण में किया जाता है। ये सारी चीज़ें पहले से ही आपको पता है। ठीक है, अगला प्रयोगशाला पद्धति के गुण क्या क्या हो सकते हैं आप देख पा रहे हैं कि छात्र फल की सत्यता जांच स्वयं करते हैं। बिल्कुल, जब भी आप प्रयोगशाला में जाते हैं तो आप अपने
जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी जांच आप स्वयं कर सकते हैं। बालकों को ज्ञान अर्जन करने का ढंग करके सीखना होता है, ठीक है। बालकों को ज्ञान अर्जित करने का ढंग करके सीखना होता है। बिल्कुल आप अगर कोई चीज़ है बिना करे उसे सीख रहे हैं तो वो हवाई हो जाता है। आप किसी चीज़ को स्वयं अपने हाथ से कर देख रहे हैं, ये चीज़ें ऐसे होती हैं, इसे हम अगर ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे हो सकती हैं, तो यह ज्ञान जो आपके पास होगा वह अस्थायी हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। बालक उपकरणों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। बिल्कुल जब भी आप प्रयोगशाला में जाते हैं, कभी कभी होता क्या है कि बच्चों को उपकरण जो होते हैं उन्हें प्रयोग करना ही नहीं आता है, तो धीरे धीरे करके वो स्वयं सीख जाते हैं, ठीक है। अगला, प्रयोगशाला में बालक स्वयं ही प्रयोग करता है और शिक्षक निरीक्षण करता रहता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब आप प्रयोगशाला में जाते हैं तो जो शिक्षक होता है वो निरीक्षण करता रहता है और आप उस प्रयोगशाला में प्रयोग स्वयं करते रहते हैं। इसके दोष क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए सारी चीज़ों का यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। दोष आपके हो सकते हैं, यह शिक्षण प्रत्येक विद्यालय के लिए संभव नहीं है क्योंकि उपकरण खरीदना महंगा पड़ता है। बिल्कुल ये चीज़ें बताने लायक नहीं है, ठीक है। आज के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुले हैं, लेकिन उनके पास प्रयोगशाला के लिए लैब नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। यार साइंस में जब आप प्रयोग करके नहीं सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ प्रयोगशाला के अंतर्गत जो भी पद्धतियाँ आती है उसे आप नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से प्रयोग आपके लिए एक बेहतर होता है, ठीक है। अगला कहा जा रहा है 2 नंबर में, आप देखिए इस पद्धति में समय अधिक नष्ट होता है। बिल्कुल आप किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका समय तो जाएगा ही, ठीक है। अगला, छोटी कक्षा के लिए यह विधि ठीक नहीं है। अब आप 1-2 को लेकर चले जाइए केमिस्ट्री की लैब में तो वो तो पहले वो बीकर उकर फोड़ ही देंगे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि छोटी कक्षा में बालक स्वयं परीक्षण की अपेक्षा प्रदर्शन पर अधिक सीखते हैं। अच्छा, यहाँ परीक्षण की अपेक्षा प्रदर्शन पर अधिक सीखते हैं। बिल्कुल कोई चीज़ अगर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाती है तो एक छोटा सा बालक होता है उसे ज़्यादा देखने का प्रयास करता है। पता लगा हम कक्षा 5 के एक बालक को लेकर चले गए इंटरमीडिएट के फिजिक्स के केमिस्ट्री के लैब में और उनसे कहें कि बेटा ये तुम प्रयोग करके देख लो, वो नहीं करेगा, ठीक है। अगर वहीं आप उसे करके दिखा रहे हैं कि बेटा इसे ऐसे करना है तो जाहिर सी बात है वह कहीं ना कहीं उसे सीखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। अगला आपके बीच में आ रहा है, तेज से थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं। सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो बिल्कुल आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट सेशन आपके लिए खुला है, आप बता सकते हैं। अगला आपसे कहा जा रहा है कि कार्यशाला या समूह कार्य, वर्कशॉप क्या है। इसके अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है कि कार्यशाला के कार्यक्रम शिक्षकों को अपने कार्य में कुशलता दिलाने हेतु तो आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम योग्य विभागीय सदस्यों के निर्देशन के अति आधुनिक व चुने हुए या विशिष्ट महत्व के क्षेत्रों की संक्षिप्त किंतु विशिष्ट जानकारी हेतु आयोजित किया जाता है। ये आपका कार्यशाला ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इन्हें जाने रहिएगा, ठीक है। अगला आपसे कहा जा रहा है, अगर आपके सिलेबस में रखा गया है तो बिल्कुल आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए अगला आपसे कहा जा रहा है कि उदाहरण प्रविधि क्या है। उदाहरण का प्रयोग छात्रों के विचार शक्ति या कल्पना शक्ति को जागृत करके मानसिक विकास की वृद्धि हेतु किया जाता है। उदाहरण से पाठ्य वस्तु रोचक, बोधगम्य व स्पष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल आज के समय में आपने देखा होगा कि आपके जो शिक्षण कार्य में एक उदाहरण जो होता है वह कहीं ना कहीं एक अहम रोल निभाता है। कोई चीज़ आप जब भी पढ़िएगा, अगर पहले आप उसके उदाहरण को पढ़ते हैं और आप जब उस फैक्ट को पढ़ते हैं तो आपके लिए एक बेहतर होता है। कभी कभी उदाहरण से बच्चे समझ जाते हैं, थोड़ा सा जो दिमाग लगाते हैं। फिलहाल के लिए उदाहरण प्रविधि आपके लिए एक बेहतर होता है, ठीक है। अगला उदाहरण प्रविधि एक होता है शाब्दिक उदाहरण, एक होता है दृश्यात्मक उदाहरण, जिसमें पहला हमारा आ रहा है शाब्दिक उदाहरण। शाब्दिक उदाहरण क्या होता है? बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उदाहरण को शाब्दिक या मौखिक उदाहरण कहते हैं। इसके अंतर्गत मौखिक उदाहरण, दृष्टांत, कहानियां, लोकोक्त, नीति श्लोक, उपमाएं आदि का समावेश किया जाता है। किसमें? शाब्दिक उदाहरण में। शाब्दिक उदाहरण के प्रयोग में सावधानी क्या रखनी चाहिए? आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहला आपसे कहा जा रहा है कि उदाहरण सरल, स्पष्ट एवं शुद्ध एवं सुगम होना चाहिए। जो भी उदाहरण है वह आपका स्पष्ट होना चाहिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है, वह शुद्ध होना चाहिए, सुगम होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस जो है इस शाब्दिक उदाहरण के प्रयोग में सावधानी होनी चाहिए। दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि उदाहरण का प्रयोग उचित स्थान व उचित समय पर करना चाहिए। पता लगा आपको कहीं कुछ कराया जा रहा है और आपने कहा हमने वहाँ ऐसा किया था, एक उदाहरण वहाँ बताने लगे। तो देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा
जाऊंगा, कभी भी इस तरह का बिहेव आप मत करिएगा। जहाँ जैसी कंडीशंस देखिएगा आप वहाँ उसी तरह से ढल जाया करें। पता लगा कहीं कथा हो रही है और कथे में आप जाइए उदाहरण बताने लगिए तो वहाँ ये उचित नहीं है, ठीक है। तो इसका एक उचित स्थान होना चाहिए, उचित वातावरण होना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी उचित स्थान पर होनी चाहिए। अगला आपसे कहा जा रहा है 3 नंबर के कॉलम में देख पा रहे हैं, उदाहरण का संबंध मूल पाठ से अवश्य होना चाहिए। पता लगा हम आपको शिक्षण पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आपको शिक्षण अगर पढ़ा रहे हैं और शिक्षण के अंतर्गत हम पता लगा देने लगे आपको इतिहास का उदाहरण, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आपको जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जा रही है उसी से कोरिलेट करते हुए आपको उदाहरण देना चाहिए, है ना। आगे आपसे कहा जा रहा है 4 नंबर में उदाहरण का प्रयोग शिक्षण सूत्र से करना चाहिए। बिल्कुल शिक्षण सूत्र फिलहाल के लिए अभी आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आगे इस वीडियो जो है जब भी शिक्षण सूत्र का चैप्टर आपके बीच में आएगा तो उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन शिक्षण सूत्र आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि शिक्षण सूत्र से ही आप अपना टीचिंग जो है वो सफल बना सकते हैं। अगला आपसे छोटी कक्षा के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। बिल्कुल जो शाब्दिक उदाहरण होते हैं वो छोटी कक्षा के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी माने जाते हैं। अगला और लास्ट आपके बीच में आ रहा है, आप देख पा रहे हैं दृश्यात्मक उदाहरण क्या होते हैं। देखिए हम दृश्यात्मक उदाहरण की अगर आपसे बात करें तो इन उदाहरण को देखने में समझने की क्रियाओं का समावेश होता है। दृश्यात्मक उदाहरण को प्रदर्शन अथवा वस्तु रूप उदाहरण भी कहा जाता है। इन उदाहरणों से शिक्षक सरल एवं सुगम हो जाता है, शिक्षण सरल एवं सुगम हो जाता है क्योंकि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों क्रियाशील होती हैं। जो दृश्यात्मक उदाहरण मीन्स आप किसी उदाहरण को अपने आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक है। जब भी आप किसी उदाहरण को अपनी आंखों से देख पाएंगे तो बिल्कुल जो आपके अंदर ज्ञानेंद्रियां होती हैं और कर्मेंद्रियां होती हैं वो दोनों सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें ये करना है तो स्वयं यह कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतर होता है, ठीक है। अगला कमजोर व मंद बुद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगर आप कमजोर या मंद बुद्धि के छात्र आपके आसपास में हैं तो यह दृश्यात्मक उदाहरण मीन्स कोई चीज देख के जो सीखी जाती है वह कमजोर और मंद बुद्धि के छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, ठीक है। इस प्रविधि के अंतर्गत जो है चार्ट, मॉडल, मानचित्र, ग्राफ, रेखा चित्र, ग्लोब इत्यादि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह दृश्यात्मक उदाहरण के अंतर्गत आता है। अगला आपके बीच में आ रहा है और लास्ट यह है कि प्रयोग में सावधानी, यानी दृश्यात्मक उदाहरण जो आपका होता है ना, सॉरी दृश्य जो आपका होता है ये उदाहरण प्रविधि, इसके प्रयोग में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए आपसे कहा जा रहा है, यहाँ आप लिखिएगा उदाहरण प्रविधि के प्रयोग में सावधानी, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है, पहला आ रहा है कि उन उदाहरण का प्रयोग पाठ को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। इन उदाहरण का प्रयोग पाठ की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। अगला आपसे कहा जा रहा है कि यह उदाहरण सरल, सजीव, आकर्षण एवं सटीक होना चाहिए। कोई उदाहरण आप बच्चों को अगर दे रहे हैं तो जो आपका उदाहरण होना चाहिए बिल्कुल सरल होना चाहिए, सजीव होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए और उस चैप्टर के सटीक होना चाहिए जो चैप्टर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमने आपसे कहा कि पता लगा आप पढ़ा रहे हैं साइंस और जो है एग्जाम्पल देने लगे इतिहास भूगोल का, तो कहीं ना कहीं वो बाउंस कर जाता है। तो आप कभी भी इस तरह की टीचिंग अगर कर रहे हैं, अगर बच्चों को उदाहरण दे रहे हैं तो उस उदाहरण को कोरिलेट करिए उसी सब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट की शिक्षा आप वर्तमान समय में दे रहे हैं, ठीक है। अगला आपसे कहा जा रहा है कि यह प्रविधि छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। बिल्कुल कौन सी, यह जो है आपसे जो आपके बीच में आ रहा है दृश्यात्मक उदाहरण की प्रविधि जो है वो छोटी कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। अगला आपके बीच में आ रहा है कि प्रयुक्त सामग्री का आकार इतना बड़ा हो कि प्रत्येक छात्र उसे आसानी से देख ले। अच्छा, एक चीज का विचार करें, पता लगा यही चीजें जो हम आपके बीच में दे रहे हैं ऐसे हम जूम करते चले जाएं तो सारी चीजें तो आप देख नहीं पाएंगे। तो जब भी आपको कोई चीज दी जाए तो वह जो है प्रयोग सामग्री का आकार सिर्फ इतना बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं, मेरे कहने का मतलब समझिएगा, इतना ही बड़ा होना चाहिए कि जो छात्र होते हैं ताकि वो आसानी से उस चैप्टर को या उस सामग्री को आसानी से समझ सकें, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका भी यह परम उद्देश्य बनता है कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, ठीक है। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।